जी जी खोल ले तो हो ही रहा है। हो नहीं रहा मतलब वही वही लिंक है भाई जी, मैं भी तो जुड़ा हूँ उसी से। कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं करना ना? नहीं नहीं, कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना आपको। गूगल क्रोम मतलब ब्राउजर पे आप अगर आप जाएंगे ना, आपके एंड्रॉइड फोन में भी होगा, तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। मैं ये स्टार्ट हो गया है तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूं, इस समय थोड़ा सा डिले भी हो गया, लेकिन आज साथियों जैसे एक एक प्रयास है हमारा वन यू के टीम का, लगातार अपनी क्षेत्र की समस्याओं और जो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव है बेसिकली, इस समय चुनाव 14 फरवरी को हमारा एक तरीके का लोकतंत्र का महोत्सव इसको हम कहते हैं, और 14 फरवरी को हम लोग अपनी अपनी विधानसभा में वोट डालने जाएंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में, जहां की 2000 से 2020 से बेसिकली कोरोना का टाइम चल रहा है, और उसके बाद से सारा एक तरीके से स्कूलिंग जो है कि डिजिटल माध्यम से स्कूलिंग हो रही है। लोग कहते हैं ना कि पलायन के कारण, कारण सबको पता है, कारण सबको पता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये प्रमुख कारण है। लेकिन इसके बावजूद हम उस पर कितना काम कर पाए, चाहे हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लेकिन पहाड़ों पे मैं फिर से पुनः कह रहा हूं कि यही तो हम बार बार कहते हैं कि पहाड़ों की स्थिति इस तरीके से क्यों हुई है, क्यों लोगों ने पलायन किया। लेकिन आज शायद लोग उस तरीके से समझने के लिए तैयार है नहीं। मैं यहां पे आप ये मान लीजिए कि इस प्रोग्राम को करने के लिए जो जो हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, कितना समय इसमें लगता है, एक तरीके से कितना समय इसमें जाता है हम लोगों का। पहले जिस विधानसभा के चुनाव बेसिकली हम लाइव करने जा रहे हैं, उसमें कैंडिडेट कौन से हैं उनकी जानकारी लेना। सोनी सोहन सिंह नेगी, ये आप नंबर, राम राम भाई जी, सभी साथियों का बहुत जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मैं पता नहीं आपने नंबर यहाँ पे क्यों क्यों प्रेषित किया, लेकिन जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी तक हमारे साथ बेसिकली जो प्रत्याशी हैं, जो जो चाहे हमारे विधायक जी दिलीप रावत जी कहें, यूकेडी से आनंद जुयाल जी ने जुड़ना था, और आम आदमी पार्टी से नरेंद्र गिरी जी ने, हमारी टीम से ही पहाड़ों का राही कुलदीप सिंह रावत ने जुड़ना था। तो कुलदीप भाई भी इस समय पहाड़ में हैं, क्षेत्र में हैं, तो उसकी वजह से वो भी अभी तो फोन भी नहीं लग रहा है, और विधायक जी का भी अभी फोन नहीं लग रहा है। जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनुकृति गुसाई जी, मैं कल से लगातार उनको चेस करने का प्रयास किया, फोन इतने करे हैं, व्हाट्सएप मैसेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो व्हाट्सएप मैसेज भी इतने किए हुए हैं, इवन इवन जो उनकी टीम है उन्होंने रीड भी किया हुआ है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये बड़े दुख की बात है कि ये मेरी खुद की विधानसभा है और यहाँ पे मैं वोट डालने वाला हूं। अब मुझे वोट किस आधार पे देना चाहिए वो तो मुझे पता ही है, और मैं दूंगा जरूर। और अपने साथ साथ मेरी बेसिकली, और मैं जहां रहता हूं वहां से मैंने वोट देने जाना है, तो आप ये मान लीजिए कि एक्सपेंस तो है ही आने जाने का, और केवल मेरा कुछ और काम नहीं है, केवल और केवल वोट देने जाना है। मैं भी जाऊंगा और अपने साथ मेरे मेरी वाइफ का भी वोट है बेसिकली, तो उनको भी लेके जाऊंगा। तो ये मैं बताने का प्रयास क्यों कर रहा हूं, और ये इसी बार मैंने, हम लोगों ने जो वन यू के टीम ने अपना एक मुहिम छेड़ा था, उत्तराखंडियों पहाड़ बचाओ, वोटर आईडी, अपने पहाड़ में अपना वोटर आईडी बनाओ, अपने गांव में बेसिकली अपना वोटर आईडी बनाओ। ये हम लोगों की लगातार मुहिम रही है, और इसके अंतर्गत पहले हम लोगों ने खुद प्रयास किया अपना वोटर आईडी अपने पहाड़ में, अपने गांव में देने के लिए, क्योंकि हम बार बार सवाल कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, पलायन की मार है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले समझ नहीं था, जब हम अपना उत्तराखंड छोड़ के आए उस समय इस तरीके से समझ भी नहीं थी। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, मैं 17 साल की उम्र में अपना उत्तराखंड छोड़ दिया था, तो वोट भी मैंने पहला वोट यहां आके दिया हुआ है। और उसके बाद अब जब चीजें देखी कि ये बहुत जरूरी हो गया है आज की डेट में, अगर आप देखें तो समस्या हम जुड़ नहीं पाए या जुड़ना नहीं चाहते, जनता के सवालों से क्यों भाग रहे हैं।
पवन भाई जी अभी हमारे साथ एक यूकेडी से जुलाल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कम से कम मुझे लगा कि आज मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। जुयाल जी आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, शायद हमें कम से कम आवाज सुनाई देगी सर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी जुयाल जी जुड़े हुए हैं यूकेडी के, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के काफी सीनियर व्यक्ति हैं और बहुत टाइम से क्षेत्र में भी हैं और लगातार मुद्दों को उठाते भी हैं। और इस विधानसभा से विधानसभा की सीट हमारी लैंसडाउन विधानसभा, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लैंसडाउन की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। ये क्योंकि 17 साल 12वीं करी और इधर आ गया, और उससे पहले कभी ऐसे घूमने का कुछ हम लोगों का था ही नहीं। अपनी पढ़ाई और अपना काम धंधे और अपनी पढ़ाई से कोई इसके आगे हम कभी गए भी नहीं। ये चाहे आप लैक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन इसके बाद सीधे सीधे हम वहां पहाड़ छोड़ के और फिर यहां पे आए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज कहना चाहता हूं कि हम लोग लगातार फिर भी प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। जैसे आप देख रहे हैं कि जुयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और मुझे भी ये मैं खोल रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? स्वागत है सर आपका इस प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद। अरे यार क्या हो रहा है, हो जा रहा था। नहीं सही है सर, आप एक काम कर लीजिएगा, आप ना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, तो उससे कम से कम आवाज सही आएगी। आप हमें देख सकते हैं, लेकिन अपनी वीडियो ऑफ कर देंगे तो उससे थोड़ा ना बैंडविड्थ मिल जाती है। वीडियो कहां से होगा, देख वीडियो आइकन आ रहा होगा एक वहां पे सामने ही, और मैं फिर से कोशिश करता हूं हमारे ये कर दिया हमने ऑफ। जी शुक्रिया। मैं विधायक जी को भी फोन मिला रहा हूं, हो सकता है कि वो, हाँ फोन तो अभी लग गया है। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नेटवर्क की दिक्कत। नमस्कार सर, जय उत्तराखंड। सर मैं अजय बिस बोल रहा हूं वनयू की टीम से, और जैसे आपसे बात हुई थी कि हमारी लाइव चर्चा है, तो मैं कोशिश कर रहा था, शायद आप नेटवर्क की दिक्कत है आपके साइड में। नेटवर्क नहीं है जी, तो सर मैं आपके साथ जुड़ा हूं फोन के माध्यम से, और हमारे साथ यूकेडी के प्रत्याशी श्री आनंद प्रकाश जुयाल जी भी जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम शुरू कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल जी। तो मैं क्योंकि जुयाल जी पहले जुड़ चुके थे, तो मैं जुयाल जी से सबसे पहले सवाल लेना चाहूंगा सर आपसे। आपको सर जुयाल जी से सवाल है पहले, और फिर आप आप अपनी ओर से भी इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जुयाल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से हमारे लैंसडाउन विधानसभा, हम बार बार लैंसडाउन विधानसभा की बात करेंगे क्योंकि ये चर्चा उसी सीट से संबंधित है, और उत्तराखंड चुनाव जो अभी हम 14 तारीख को वोट देंगे बेसिकली उस विधानसभा से संबंधित है। आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा में 3 प्रमुख समस्याएं, वो समस्याएं जिनको कि अगर आपको मैंडेट मिलता है, क्षेत्र के लोग, जनता आपको प्रतिनिधि बना के आगे भेजते हैं, तो आप उन समस्याओं को दूर करेंगे। 3 प्रमुख समस्याएं सर। जुयाल जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सबसे पहली समस्या है तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की है जी। हमारे यहाँ अस्पताल है, अस्पतालों में या तो डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर है वहाँ दवाई नहीं है, जहाँ दवाई है वहाँ पे कोई सुविधा, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई मशीनरी नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। अभी विगत साल में जो बहन स्वाति ध्यानी का जो दुखद घटना प्रसव के दौरान हुई थी, इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। पहली समस्या है स्वास्थ्य की समस्या। दूसरी समस्या है रोजगार की। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे ITI खुले हैं, और ITI करने के बाद जो 2-4 बच्चे थे वो भी पलायन करके बाहर चले गए। रोजगार की कोई संसाधन नहीं है। तीसरी समस्या हमारे यहाँ शिक्षा की है। शिक्षा के कोई भी यहाँ पे संसाधन नहीं है। प्राइमरी स्कूल है वो बंद पड़ गए हैं, पलायन रुक गया। तो इस तरह के रोजगार यहाँ पर जोड़े जाएं ताकि लोग यहाँ पे स्टेबल हों और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीज की सुविधा। ये 3
मुख्य समस्या है यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इनसे एक और ज्वलंत समस्या जी, आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबसे प्रमुख समस्या है आपकी लिस्ट में भी। मैं विधायक जी आपसे पूछना चाहता हूं, रावत जी, आपको क्या लगता है कि हमारी विधानसभा में प्रमुख 3 समस्याएं कौन सी हैं? देखिए, ये जीवाल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि अभी भी उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य में अभी हमको रोजगार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है जी। और शिक्षा के मामले में अभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो बच्चों की कमी आ रही है, उससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है उत्तराखंड में जी। लेकिन अभी मैं जब पहली बार विधायक बना था तो मैंने देखा था कि सारे विद्यालयों में, विशेष प्राथमिक विद्यालयों में जी, हमारे जो बच्चे थे वो उनकी चटाई में बैठते थे 100% हमारे जो प्राथमिक विद्यालय। तो मुझे भी लगा कि वास्तव में हमारे अपने बच्चों के साथ बड़ा अत्याचार है, तो मैंने एक अभियान चलाया था चटाई मुक्त विद्यालय जी। तो मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने उनके लिए फर्नीचर ढांचागत जो सुविधाएं हैं उनको जुटाने का प्रयास किया। फिर उनको मैंने प्राथमिक विद्यालयों को मैंने 70-80% विद्यालयों को मैंने जो है जिन्होंने जो सोचा कि उनको कंप्यूटर देने का काम किया प्राथमिक विद्यालय। लेकिन अभी भी जो एक अच्छा स्तर होना चाहिए था, वास्तव में अभी वो उत्तराखंड में बन नहीं पाया ढांचा, इसमें चाहे सरकार की वो चाहे कुछ अच्छा ना जनता की जनजागृति ना होने के कारण मैं सरकार की तो ये है कि उन्हें ढांचागत सुविधाएं देने में बहुत अभी जैसे एक अच्छे से भवन बनाना, ये चीजें की स्थिति नहीं है। और टीचिंग के मामले में, टीचर के मामले में हमने लगभग सारे विद्यालयों को उसको टीचर से कर दिया है। टीचरों की कमी नहीं है प्राथमिक विद्यालय में। एक तरफ तो सबसे बड़ी बात है कि कविता भी कभी अध्याय का का कभी बैठकें होती है, कुछ होती है, तो जनता उस पर जैसे शिक्षक लोग हमें बताते हैं कि अच्छा जागरूक नहीं होती है। और यही लोग जब अपने पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सारे अभिभावक संघ की बैठक में जुड़ जाते हैं। थोड़ा सा जन जागृति जो है, जनता को भी करनी पड़ेगी। जनता अगर जागृत हो जाएगी तो मैं समझता हूँ एजुकेशन में जो टीचर्स हैं वो अपनी ड्यूटी के प्रति सजग हो जाएंगे और अपने बच्चों को वो अभिभावक जो है देख सकेंगे। लेकिन जैसे माध्यमिक विद्यालय की बात, शिक्षा की बात बताओ तो माध्यमिक में अभी पहले टीचर्स नहीं थे बहुत सारे विद्यालयों में। हमने अभी शिक्षा के माध्यम से लगभग 80%, इसलिए पहले मैं तो 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 70-80% विद्यालय हमने किसी मुख्य शिक्षक से बनते हैं सारे, उनसे हमारे और बहुत अच्छा पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कई विद्यालयों में हमने ई लर्निंग के माध्यम से सुविधाएं दी, तो ये स्तर सुधर रहा है, बहुत अच्छा सुधर रहा है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जनता अगर थोड़ा सा सहयोग करे और थोड़ा जागृत हो जाए, थोड़ा सा शिक्षकों पे, संस्थाओं पे अपनी की नजर रखे तो ज्यादा अच्छा तरीके से जो है इन शिक्षा कुछ कर सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से अभी उत्तराखंड बहुत पीछे जी। मैं भी देखता हूँ कि बहुत पीछे है। लेकिन जब मैं पहली बार विधायक बना था तो हमारे अधिकांश 80% जो हॉस्पिटल थे उनमें डॉक्टर नहीं थे। ये हमने बड़ा प्रयास किया और आज मैं कह सकता हूँ कि जहाँ 70-80% हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, 70-80% हॉस्पिटल में डॉक्टर आ गए। और कोरोना के बाद ज्यादा गंभीर हुई है सरकार, उन्होंने कई जो ढांचागत सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना हम चाहते थे उस हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से सुधार करता हूँ। मैं इतना ज्यादा अतिशक्ति वाली बात नहीं करता हूँ, अभी बहुत आवश्यकता है। जी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य आप प्रमुख रूप से कह रहे हैं, रोजगार आप उतना नहीं मानते हैं आपके हिसाब से? रोजगार तो ये है कि मैं आपको बता दूं, बात मैं हिमाचल में घूम के आया जी, तो हिमाचल में मैंने देखा कि सेम कंडीशन है जैसे हमारी स्थिति है, जैसे हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसे ही हिमाचल में, लेकिन वहां के लोगों को बहुत चीजें से अपने हॉर्टिकल्चर में, अपने एग्रीकल्चर में, और मैं समझता हूँ वहाँ ताले हो, आप सेब के बगीचे हो या अखरोट हो, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारे लोगों में हमने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। मैंने खुद अपने इस विधानसभा के नैनीडाना में पटेल नर्सरी बनाई और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की दूसरी स्थिति नंबर की नर्सरी है
वहाँ हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है कि नर्सरी में ट्रेनिंग देने का, और अच्छी अच्छी पौध जैसे लोगों को उपलब्ध हो जाए, सेब की, अखरोट की, तो ये काम किया है। लेकिन लोगों ने जिस तरह से उसका दिखाना चाहिए था तो उसका नहीं दिखाया। तो मैं समझता हूँ अभी पहले लोगों को जागरूक करने का भी जरूरत है। और हम अगर यहाँ की परिस्थिति के अनुसार रोजगार करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये जरूर इसमें समस्या मिलेगी। हॉर्टिकल्चर में, पर्यटन में, तो इसमें बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आज ये समझे कि आप उत्तरकाशी का द्वीप इस समय हिमाचल को नाश कर रहा है। ये लगभग उत्तराखंड बनने के बाद ये प्रक्रिया पैदा हुई है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि रामगढ़, नैनीताल के साइड में बहुत सारे जो है बगीचे हुए हैं जो बाहर के लोगों ने लिए हैं, और वो उनकी फसल उगाते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो पौड़ी गढ़वाल है, वो अल्मोड़ा जो है जिला है, उसमें लोगों का रुझान रोटी के मामले में ऐसे नौकरी की प्रति ज्यादा होता है, और अपने गाँव में खड़े होने का रुझान कम है। जबकि सरकार ने पर्यटन के लिए आपको समझो 35% छूट ऋण देने का काम किया है। होम स्टे में घरेलू बिजली और घराने लोन का देने का काम किया है। घरेलू बिजली के दरों के हिसाब से पहले देने का काम किया है। अभी लोगों ने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि हमारे राज्यों के अगल बगल लोगों ने इसमें काफी प्रगति की है, बहुत सारे होम स्टे बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लोगों का रुझान पर्यटन के प्रति और हॉर्टिकल्चर के प्रति हो रहा है। तो सर, जैसे आपने बताया बेसिकली कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, आपके हिसाब से लोग उस तरीके से जागरूक नहीं है जिस तरीके से हिमाचल के लोग ज्यादा जागरूक हैं। और साथ में आप ये कह रहे हैं कि पर्यटक के क्षेत्र में भी लोगों ने काफी अच्छे से मतलब काम किया है। सर, इस पे पटेलिया नर्सरी की भी आपने बात कही कि हमारे क्षेत्र में एक पटेलिया नर्सरी है, और मैं खुद वहां पे विजिट भी किया था, जिसमें कि जहां से कि हम लोग खुद 1000 पेड़ का सेब का हमने शुरुआत करी है, और वो जल्दी ही लगने वाले हैं। बेसिकली पौध आ चुकी है, तो प्रयास रहा हुआ है एप्पल मिशन के अंतर्गत। सर, इसमें दूसरा सवाल मैं जुयाल जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, समस्याएं तो हमने बता दी, लेकिन ये हमारी विधानसभा में करीब करीब वोटर की संख्या कितनी है, और उसमें महिलाओं का प्रतिशत और युवाओं का प्रतिशत कितना है? हमारी विधानसभा में 80,000 के लगभग वोटर हैं जी, और एग्जैक्ट परसेंटेज महिलाओं का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 45-55 का रेशो में हमारा वोटर की परसेंटेज है। जी जी। और जहां तक मतदान की बात है, क्योंकि अक्सर 50-60% के यहाँ हमारे यहाँ मतदान होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमने देखा वोटर्स में कई लोगों के 2-2, 3-3 बार नाम है, एक गांव में एक व्यक्ति के 2-2 जगह नाम लिखे हुए हैं। मैंने भी देखा सर, हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति के 3 बार नाम आया हुआ है, 3 अलग अलग आईडी बनी हुई है। हाँ, तो इससे ये एग्जैक्ट ये कैलकुलेट करना मुश्किल है कि एग्जैक्ट वोटर कितने हैं। जी जी। मैंने देखा है कई जगहों का 2-2 गांव में नाम है, एक ही गांव में लोगों के 2-2 जगह नाम है। जी। मैं सेम सवाल सर विधायक जी आपसे भी है, आपके हिसाब से हमारे वोटरों की संख्या कितनी है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, और युवाओं का प्रतिशत, मैं क्योंकि हम लैंसडाउन विधानसभा की बात कर रहे हैं, इसमें कितना होगा सर? अभी नहीं, इसके एक्चुअल मुझे फिगर पता नहीं है कि लगभग कितनी, लेकिन पिछले वर्ष जो था जी, वो लगभग कम से कम 80-82 हजार लोग हमारे पास थे, और जब मैं 2012 में बना था तब हम 1 लाख के समझे। तो अभी हमारा प्रतिशत अगर देखा जाए तो महिलाओं का, अगर महिला और पुरुष के बीच में जाए तो 60% महिलाओं का वोटर है, और 50% हमारे पुरुष है। जी, तो इसमें अगर देखा जाए तो पुरुषों में और महिलाओं में अगर टोटल परसेंट उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अभी युवाओं की संख्या कम है यहाँ, क्योंकि युवा ज्यादातर बाहर है और नौकरी के लिए बाहर गए हुए हैं। तो ज्यादातर वृद्ध लोग हमारे गाँव में है, 60 से ऊपर के लोग। तो ये लगभग 100% में से 60% जो है अभी वृद्ध लोग में, 40% युवा जो है हमारे क्षेत्र में। 40% युवा हमारे क्षेत्र में। एक जानकारी जी, एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा
कि जी सर। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम जो जो वर्षों पहले मर चुके हैं, आज भी उनके वोटर लिस्ट में नाम है। मेरे पिताजी, मेरे गांव में कम से कम 13 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं कई सालों पहले, आज भी उनके वोटर लिस्ट में नाम है। तो ऐसे ही पूरे उत्तराखंड में या पूरी विधानसभा में कम से कम 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो दुनिया को छोड़ चुके हैं और कई सालों पहले आज भी उनके नाम वोटर लिस्ट में है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली कितने लोग लाइव हैं, कितने लोग मतदान कर पाएंगे और कितने लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जी, ये डेफिनेटली आप, ये बहुत बड़ा सवाल भी है और इसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में भी, चाहे उत्तराखंड हो या इलेक्शन कमीशन हो, उनके भी कैलकुलेशन में गलतियां रहती होंगी। जैसे एक व्यक्ति का 3 बार नाम है, वोट तो एक ही बार दे पाएगा, पता चला वो आया ही नहीं, उसने वोट नहीं दिया, तो 3 आपकी संख्या वैसे ही कम हो गई। एक और सर, ये तो हमने वोटों का एक तरीके से जान लिया कि हमारे इस विधानसभा में इतने प्रतिशत इतने वोटर हैं और इतने प्रतिशत वोट पड़ेंगे। सर, इसी में जुयाल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, विधानसभा के अंतर्गत हमारे कितने अस्पताल होंगे और ऑलमोस्ट कोई ऐसा अस्पताल है जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, इस अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पे आप इलाज करवा सकते हैं? जुयाल जी। देखिए, हमारे यहाँ मेरे को एग्जैक्ट हॉस्पिटलों की संख्या मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 3 ब्लॉक हैं और 3 ब्लॉक में मेरा अनुमान है कम से कम 20 पब्लिक हेल्थ सेंटर होने चाहिए जी। और ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हो। मेरा तहसील हेडक्वार्टर धुमाकोट में है, यहाँ पर डॉक्टर जरूर है, लेकिन कोई न तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, न यहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा है, न यहाँ पे लैब टेस्टिंग का कोई सुविधा है। इसी तरह से मैं केवल लैंसडाउन में मान सकता हूँ, क्योंकि वहां पर आर्मी का वो है और एक डेवलप सिटी है, वहां पर कोई हॉस्पिटल हो सकता है, बाकी किसी जगह पे कोई सुविधा युक्त हॉस्पिटल नहीं है। और ज्यादातर हॉस्पिटलों में डॉक्टर है ही नहीं, केवल कंपाउंडर, वार्ड बॉय, ये लोग काम चला रहे हैं, डॉक्टर पूरी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं पर भी कोई स्वास्थ्य सुविधा है इस पूरी विधानसभा में कहीं अवेलेबल नहीं है। सर, ये रावत जी का डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये समझने वाली बात है बेसिकली कि हमें पता है कि उत्तराखंड में समस्या, स्वास्थ्य समस्या इतनी ज्यादा है, और अभी हम बता रहे हैं कि इतनी बड़ी विधानसभा में जुयाल जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक भी हॉस्पिटल इस तरीके का नहीं है जहां पे प्रॉपर स्टाफ हो और बेसिकली कि वहां पे इलाज किया जा सके। और हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण भी हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, तो अभी तो विधायक जी का नेटवर्क फोन पे भी नहीं आ पा रहा है। बाकी हम कोशिश जरूर करेंगे फिर से मिलाने की। जुयाल जी, देखिए, आपने ये चीज बता दी है, इसी प्रकार से मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा, मतलब हमारे इंटरमीडिएट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी तो नहीं कर रहा, या जूनियर हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा, करीब करीब कितने इंटरमीडिएट स्कूल हमारी विधानसभा में आते हैं, और कोई ऐसा स्कूल है जिसमें कि सारे टीचर हैं? मतलब ये तो मेरे समझ से एक तो कोई भी इंटर कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसमें सारे टीचर है। मेरे अपना नैनीताल में कम से कम 12 इंटर कॉलेज है। और एक ऐसी घटना बताना चाह रहा हूं, अभी विधायक जी शिक्षा की बात कर रहे थे कि शिक्षा में उन्हीं के क्षेत्र में एक स्कूल है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लयड़सैंण। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं सर। तो हाँ, जब मैं उधर दौरे पे गया तो एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लयड़सैंण है, और जब वहां पर गया तो वहां पे गेट पे ताला पड़ा हुआ था। अंदर विधायक जी के 2 वो लगे हुए थे, नेम प्लेट लगी हुई थी जहां पे विधायक निधि से कमरे बने हुए थे। और जब मैंने पता किया तो पता चला वो उसकी विद्यालय 2 साल से बंद पड़ा है। और बंद का कारण जो है बड़ा आश्चर्यजनक है कि बंद इसलिए हुआ कि उस विद्यालय में कोई टीचर नहीं है। वहां पे एकमात्र टीचर था, और जिस दिन वो टीचर रिटायर हुआ उस दिन से वो विद्यालय बंद पड़ेगा। तो ये शिक्षा विभाग पे और विधायक जी की कार्यशैली में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था कि शिक्षा विभाग को ये तक नहीं पता कि हमारे विद्यालय में एक टीचर था, वो भी रिटायर हो रहा है, और उसमें एक टीचर की नियुक्ति नहीं हो पाई।
इसलिए वो विद्यालय बंद पड़ा है। और वहां के बच्चे 13 किलोमीटर। क्या थी सर वहाँ? छात्रों की संख्या तो अब ये तो मुझे जानकारी नहीं कि विद्यालय 2 साल से बंद पड़ा है। और वहां पे एक बालिका मुझे मिली जो आ रही थी पैदल चल के। एक गांव है पैनल गांव से मठाली 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। और वो लड़की 13 किलोमीटर सुबह पैदल जाती है और 13 किलोमीटर पैदल चल के आती है और अकेली जाती है। और उस चिलमा मठाली गांव में बाघ का आतंक है। इन परिस्थितियों में वहां के बच्चे जी रहे हैं। और कारण पूछा गया कि वे क्यों है कि क्योंकि वहां पे ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं। उस इलाके में कहीं पर भी कोई भी टावर काम नहीं कर रहा है। लोगों ने टेलीफोन मोबाइल रखे लेकिन संचार व्यवस्था नहीं है। तो ये स्थिति जहरी खाल ब्लॉक के मठाली और पीपल चौराहे स्थिति की है। वहां के बच्चे जो है अकेली लड़की जंगली जानवरों के आतंक को झेलते हुए अकेली 13 किलोमीटर जाती है, 13 किलोमीटर आती है। वो अगर वो विद्यालय उसमें टीचर की नियुक्ति कर दिया तो हो सकता है बच्चे पढ़ रहे होते। और यही हो सकता है ऐसे विद्यालय कई जगहों पे हो, स्थिति कई जगहों तो शिक्षा विभाग का इतना लापरवाह होना बड़ा आश्चर्यजनक है। डॉक्टर के क्षेत्र में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने एक बार आदेश किया, आपके भी संज्ञान में होगा, कि जो डॉक्टर पहाड़ों में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं वो 30 लाख रुपए जमा कर दें और वो जो है वो उनको आजादी है को कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि हमारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आज मेडिकल में एजुकेशन लेने कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए लगते हैं और मुख्यमंत्री उनसे 30 लाख रुपए जमा करवा करके उनको फ्री छोड़ रहा है। तो हमारी तब भी ये मांग थी कि उनसे पूरे जो आज वर्तमान में जो फीस लाए ऐसे डॉक्टरों से उतनी फीस जमा कराई है और उसके बाद उनको उत्तराखंड में प्रैक्टिस करने से भी उनको जो है वो किया जाए और उनको प्रैक्टिस करनी है तो बाहर करे। इस संबंध में हमारी डिमांड थी। हमने ये भी कहा था कि उत्तराखंड के बच्चों को फ्री एजुकेशन मेडिकल में दी जाए और उनको कम से कम 15 साल का उनसे एग्रीमेंट बॉन्ड भरा लिया जाए कि जैसे ही उनको डिग्री मिलेगी तो उनको पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्ति करनी, सेवा करनी पड़ेगी। उस हालत में पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टर भी मिल जाते और गरीब के बच्चे डॉक्टर भी बन जाते। लेकिन सरकार ने इस ओर कहीं ध्यान नहीं दिया, केवल पूंजीपतियों को वो जो है लाभ पहुंचा रही है। और उत्तराखंड के विशेष करके पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, किसी को, न तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और न कांग्रेस को 21 साल होने के बावजूद भी आज अगर उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और अगर यहाँ की माता बहनों को सड़क में प्रसव कराना पड़ रहा है, 35-35, 40-40 किलोमीटर चारपाई पे ला करके हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अब तक के विकास में लगता है। सर आपने बिल्कुल चीजें बताई कि 21 साल में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यही दो पार्टियां रही हैं जिन्होंने उत्तराखंड में एक तरीके से राज किया है। और आज भी सर आज आप ये बता दीजिए कि आप घूम रहे होंगे, अलग अलग जगह जा रहे होंगे, तो लोगों को अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो लोगों का विचार इस समय क्या है, क्या समझ रहे हैं लोग? सबसे पहले तो ये लोग राजनीतिक व्यक्ति जो भी जा रहा है उससे विशेष करके महिलाएं तो बहुत चिड़ी हुई है। हमको भी, हम उत्तराखंड प्रांत के लोग गए तो लोग हमको बिल्कुल कि नहीं आप क्यों आ रहे हो, आप आ रहे हो तुम फिर भी वोट मांगने आ गए हो, तुमने क्या किया है, हमको जो रोड देगा हम उसको वोट देंगे। कोई कह रहा है जो हमारे लिए टेलीफोन के टावर लाएगा उसको वोट देंगे, कोई कह रहा है जो हमको पानी लाएगा उसको वोट देंगे। तो हमने उनसे निवेदन किया कि जब आप प्रधान भी बनाते हो तो प्रधान, जब आपको प्रधान बनाते तो तभी प्रधान आपकी ग्राम सभा में काम किया। सरकार ने, जनता ने उत्तराखंड प्रांत लोग को भी ये मौका तो दिया नहीं, इसलिए ये तो संभव नहीं है कि हम उनके लिए पहले सड़क बना दें और तब हम उनको वोट दें। लेकिन हम उनसे जरूर इतने मांग करते हैं कि भाई जिन लोगों ने 21 साल बारी बारी से आपको ठगाए, इस बार सावधान रहें और ऐसे लोगों को मौका दें जिनको आपने कभी परखा नहीं, हो सकता है वो अच्छा काम करें, अगर नहीं करेंगे तो उनको भी नकार देना। और महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं कहें कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, तो उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप वोट नहीं डालोगे तो ये दशा सुधरने की नहीं है। आप जाइए, आप आक्रोश में आइए और जरूर जाके वोट डालें, क्योंकि अगर आप वोट डालेंगे तभी जा करके जो है राजनीतिक दलों को एक सबक मिलेगा कि हाँ हमने गलत काम किया है, उसका अंजाम
हमको भुगतना पड़ेगा। तो ये जनता को जागरूक करने की जरूरत है, माता बहनों को जरूर जागरूक करने की जरूरत है, आप वोट अवश्य डालें। तीसरी बात है बिल्कुल सड़कों की। सर, हम लोगों का भी यही मेरे प्रयास है, ख्याल से हम लोगों से। जी जी बोलिए। आप तो खैर हमारे क्षेत्र से ही हैं, और इस नैनीडांडा क्षेत्र में आपकी आपके क्षेत्र से चलते हैं गौली खाल से सौंप खाल, और धुमाकोट से किनगोड़ी खाल, जड़ाव खान से मजेड़ा बैंड, जी शंकरपुर से नैनीडांडा, जी भौन अपोला सेरा, और धुमाकोट पीपली मोटर मार्ग। उस पीपली मोटर मार्ग में 2 साल पहले 48 लोगों की मौत हुई थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी स्मृति पटल लगा रखा, लेकिन उसी जगह पर आज भी गड्ढे हैं। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सर। यातायात योग्य है। और नेशनल हाईवे यहाँ पे जो है सर मैं मरचूला से अभी, लेके, और मैं खुद एक्चुअली हाँ जी, मैं आप हेलो, आवाज, हेलो, जितना भी है मेरे को जानकारी है कि किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे चल रही हैं और किस प्रकार के जी समस्याओं से हम लोग जूझते हैं रेगुलर बेसिस पे। जी मैं अभी बीच में रिखणी खाल भी गया। मुझे पहले, मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मुझे लगता था कि मेरा गांव तो बहुत दूर पड़ जाता है सर। किंगोड़ी खाल आपको पता है जी, कितनी दूर है, और वहां से भी हाँ हमें 3-4 किलोमीटर हाँ नीचे जाना पड़ता है, हाँ, और उसके बाद सल्ट आ जाता है। मैं अपनी गाड़ी लेकर के गया हूँ, आपके इधर क्या हूँ, अपनी गाड़ी लेकर के गया, छोटी गाड़ी i10 जी जी लेकर के ले गया, तो मैं बड़ा मतलब बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंच पाया, और आते समय मेरी गाड़ी नीचे कई बार चैम्बर टकरा गया था। ये स्थिति है वहां की सड़क की। जी बिल्कुल। ये तो सर रेगुलर हमें तो एक तरीके से वो सोच के जाना ही पड़ता है कि ये सब चीजें होंगी हम लोगों के साथ। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इसी वजह से, शायद इसी वजह से कोई इस तरीके से आ नहीं पाया यहाँ पे। कोशिश भी करी हमने विधायक जी को लेने की लाइन पे, विधायक जी आए लाइन पे, और जी लेकिन फोन फोन अब उनका नॉट रीचेबल जा रहा है, और मैं दोबारा कॉल करने वाला, दोबारा नहीं करूंगा। अगर उनका कॉल आता है तो ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज ऐसे कोई जी हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। हम तो लोगों को केवल जी जागरूक करना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि आप किन लोगों को वोट देना चाहते हैं, आप किन लोगों को अपना गार्जियन, इस विधानसभा का, लैंसडाउन विधानसभा का गार्जियन किसको, प्रतिनिधित्व। मैं फिर से कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि हमारे सेवक हैं, सेवक कोई नहीं होता, प्रतिनिधि आप चुन रहे हैं। आप अपने क्षेत्र का एक तरीके का गार्जियन चुन रहे हैं। और गार्जियन, जब हम गार्जियनशिप की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि अगर कहीं पे जाना हो, कहीं पे मीटिंग करनी हो, चाहे कॉर्पोरेट मीटिंग हो, चाहे सरकार में हो, चाहे विभाग में हो, तो हम कहते हैं कि गांव गांव का एक शिष्टमंडल लेके जाओ, गांव के प्रतिनिधियों को लेके जाओ। और प्रतिनिधि का मतलब हम ग्राम प्रधान नहीं बोलते, प्रतिनिधि का मतलब कि जो आपके गांव में ऐसे पढ़े लिखे लोग हों, या फिर जिस समस्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हो, जिनको अच्छी तरह से पता हो कि आप किस समस्या के बारे में अपने अपने गांव की बात रखेंगे। और वो प्रतिनिधि मंडल आपके गांव का एक तरीके का चेहरा होता है, आपके गांव का आईना होता है। तो हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में, लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में जिसको भी चुने, वो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, वो आपके क्षेत्र का आईना होगा। अब आप जी किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, भ्रष्ट नेताओं के तौर पे अपने क्षेत्र को या अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं, या फिर एक ईमानदार व्यक्ति, फिर से मैं कहूंगा व्यक्ति, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी की, चाहे चाहे कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, या फिर यूकेडीडी, या फिर अन्य कोई भी दल हो, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन हम क्षेत्र में अपने नेता को, जिस दिन हम अपने नेता को चुनने लग गए, उस दिन डेफिनेटली मेरे मेरे उत्तराखंड में भी, मेरे विधानसभा में भी बदलाव आएगा, और मेरे उत्तराखंड में भी आएगा। क्योंकि यही 70 लोग डिसाइड करते हैं कि आगे इस राज्य की स्थिति किस डायरेक्शन में जाएगी, और इस राज्य की स्थिति क्या होगी। तो जुयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय भी दिया। सर मेरा एक जो नेक्स्ट स्कूल, मैं बेसिकली, जी दो तीन बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। जी सर। इस उत्तराखंड, देखिए मैं मेरे विषय में, क्योंकि अब तो 21 साल हो गए, मैं पेशे से इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था पीडब्ल्यूडी में, ये तो शायद आपको भी जानकारी होगी। जी और मैंने जब राज्य बना तो 1 साल तक मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और अंत में मैं चीफ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के सामने अपना रिजाइनेशन करके मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में आया था। और बिल्कुल। 3 बातें
क्योंकि उत्तराखंड में एक हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ इलाका है दुर्गा देवी मैदाबन, जो अभी हरक सिंह रावत जी कह रहे थे कि मैंने पर्यटकों के लिए खोल दिया है। उसमें एक जगह पड़ती है जमोण कालाखांड, उस अजय क्षेत्र बडोला। में अजय भदुला, मैं अजय भदुले की बात करना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और वहां पर उस जगह पे अकबर अहमद डम्पी का रिजॉर्ट है, होम स्टे है। वो हेलीकॉप्टर से आते हैं और हमारे जो आदमी वहां पे बसना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, उनको फॉरेस्ट गार्ड कहता है कि आप इस ट्रैक्टर को, जो पोर्टेबल ट्रैक्टर है उसको कहता है सर पे लेकर रख के ले जा। और हेलीकॉप्टर जब चलता है तो उसकी जो आवाज जो 10-10 किलोमीटर तक जाती है, जंगली जानवर उससे बिदकते होंगे और हमारे लिए हॉर्न बजाना भी अलाउ नहीं है। ये अजब कानून हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए। दूसरा कानून, जो के मूल निवासी है, स्थानीय निवासी है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो जियो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानीय लोगों के जो अधिकार है, हक को यथावत बने रहेंगे। उसके बाद हमारी सरकार उनका उनका सहायता न करके वो बाहर के भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण दे रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि घर घर नल आपकी इस समय केंद्र सरकार की यह योजना है और पूरा उत्तराखंड में जहां जहां गया 2-2 3-3 पाइपलाइनें लगी हुई हैं, पानी एक में भी नहीं आ रहा है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे लगता है कि सरकार और विभाग ने, ये जिंदल और जिनके भी ये पाइप बनते हैं, उस कंपनी से पैक्ट करके कि आप चिंता करो, हम आपके पाइप कपा देंगे। और ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। हाँ, घर घर जल का अगर नारा होता तो जरूर साकार होता, लेकिन घर घर नल बना करके इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरकार ने और विभाग ने किया है कि मतलब जनता इसको जो है आश्चर्यजनक है कि और हमने मुझसे पूछा, भाई आप पाइप लगा रहे हैं, पानी कहाँ है? कि जी हमको आदेश है कि आप पहले पाइप लगा दो, सोर्स फिर ढूंढ लेंगे। तो ये बड़ी अजब बात है कि मतलब आपको पानी के सोर्स का पता नहीं और आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तीसरी बात, खनन। हम हमारे नैनीडांडा ब्लॉक में अगर कभी आप नैनीडांडा से शंकरपुर गएंगे, वहां पे एक जगह रिंगल्टा है। वहां पर वो लोग कहते हैं, स्थानीय लोग के साथ हमारे सड़क बन रही है, आप कुछ मत करो। हम कुछ नहीं रहे कि भाई ठीक है, जनता की सड़क बननी चाहिए, जनता के सेवा के लिए, सुविधा के लिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने खुद कानून तोड़ करके पेड़ काटे थे। जनता को लाभ पहुंचाना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को जो राजस्थान का ठेकेदार है, जिसको कम से कम 20 करोड़ का उसने ठेका ले रखा है, ये नेशनल हाईवे पे धुमाकोट से आगे, लिस्टे खेत से आगे तक सड़क बन रही है और उसमें वहां का पत्थर तहसील के सामने से, एसडीएम के सामने से ट्रकों में भर करके जा रहा है। स्थानीय जगह पे ग्रेन्यूलेटर जो क्रशर है वो लगा हुआ है, जबकि इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन होती है, खनन विभाग की परमिशन होती है, राज्य विभाग की होती है, पीडब्ल्यूडी की एनओसी होती है। इसके बावजूद और वहां से हजारों घन मीटर पत्थर जा रहा है, जबकि जो उनका डीपीआर है उसमें इसका ये सारा सामान रामनगर के आगे स्टोर क्रशन के, इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर हो रहा है और सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही। ये विडंबना है। और अगर हमको या आपको अपना मकान बनाने के अगर कहीं पत्थर निकालोगे तो पटवारी आकर के आपका हथियार छीन लेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई कर लेगा। तो ये 3 घटनाएं आपके संज्ञान में डाल रहे हैं कि इस तरह की बंदरबाट, और निश्चित रूप से इनको संरक्षण किसका होगा? सरकार का होगा, विधायक जी का होगा या मंत्री का होगा। तो इस तरह का भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे और निश्चित रूप से ये हमारे हकों के साथ जाती है, अन्याय है। तो ये आपके माध्यम से भी मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह का अन्याय हमारे साथ हो रहा है और हम लोग जो आश्चर्यजनक उन नेताओं का है जो करेंगे जी हमको तो रोजगार मिल रहा है, तो रोजगार मिल रहा है अच्छी बात है। तो फिर पेड़, कई सड़कें हमारी ऐसी हैं जो पेड़ कटने से रुकी है। अगर अगर खनन करना सही है तो पेड़ काटना भी सही है, फिर तो विधायक जी या केहू पेड़ भी कटवा ले या सड़क बनवा ले। जी तो जी ये बिल्कुल कुछ सर। बातें थी जो मैं आपको, जैसे आपने बताया कि जिम कॉर्बेट की समस्या बताई, जो अजय बडोला जी वाली समस्या है, तो भदूला उसपे भदूला हमने भी सर व्यक्तिगत तौर पे, मैं जब अभी गया था तो जहां पे जो दुर्गा देवी का गेट पड़ता है, वहां पे जो जी। बेसिकली पदाधिकारी थे, मैं उनसे मिला, वहां पे हाँ उनसे जी। समस्या पूछी। मैंने कहा सर इस तरीके की समस्या है यहाँ पे और ये शिकायत हम्म। मिली है, तो इसका आगे मतलब आप इस तरीके से गांव वालों को उन रास्तों पे क्यों नहीं जाने देते हैं? कह रहे सर ऐसी कोई बात नहीं, अभी कल ही तो वो बाइक लेके गए थे।
तो वो वहां पे अभी हम्म बेसिकली कोई नया व्यक्ति आया था जिनको कि 2-3 महीना हो रखा था वहां पे, तो उनको पुरानी समस्या के बारे में पता नहीं था। फिर मैंने उनको अवगत कराया और फिर ये भी बताया कि अगर मूल हम्म निवासी वाले, मेरा गांव तो जंगल के बाद आता है और मेरे गांव में जाने के लिए कौन रास्ता रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, इस तरीके से नहीं कर सकते। जो पुराने लोग हैं उनके रास्ते आप नहीं रोक सकते। जो पब्लिक का रास्ता होता है उसको कोई नहीं रोक सकता, और आप लोगों ने इस तरीके का वो किया गया है। तो इसके अगेंस्ट में सर कोर्ट में भी, न्यायालय में भी एक गई हुई है, याचिका गई हुई है। और उसपे क्योंकि अब ये तभी कभी कभी तो कोरोना आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और जो शायद वकील लोग भी मिलते हो इस तरीके से नहीं अपनी बात रख पाते कि एक आधी हियरिंग में काम हो जाए, वो चैलेंजेस हैं। लेकिन ये जो समस्या थी, ये समस्या बेसिकली कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये रास्ता बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट को पता नहीं था कि इस रास्ते से होके हुए एक गांव भी जाता है। इसके मामले में डीएम ने भी गुमराह अपनी किया तरफ से गया। ऑर्डर दिया। हाँ, इस मामले में डीएम ने अपनी तरफ से भी ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आगे, मतलब क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो वन विभाग वाले हमेशा कोर्ट का वो लेके आ जाते हैं कि कोर्ट ने मना कर रखा है, लेकिन अन्य लोग आ जाएं, अन्य कोई आ जाए तो उनके लिए सब कुछ छूट है। वो हेलीकॉप्टर भी ले जा सकते हैं, वो वहां पे कुछ भी काम कर सकते हैं। वो भी बस जो मूल निवासी है वो भी उनको किसी प्रकार से इस तरीके से परेशान किया जाता है। और ये वो भी इसलिए मैं आप है लोग, जी सर, मैं वो भी अपनी इसलिए है समस्या कि बताता हूं सर, मैं अपने गांव की समस्या बताइए बताता हूं। बताइए। मेरे गांव में 2005-2006 का शासनादेश जारी है रोड का 10 किलोमीटर का, जो कि दिगोली खाल से, और हमारे गांव होते हुए दिगोली खाल, जमरिया, मेंदोली, कोटा हमारे गांव होते हुए, और एक बेसिकली जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अल्मोड़ा से हमारे गांव के बॉर्डर पे रोड आई है, उसको मिलना था। मात्र 10 किलोमीटर का जो रोड बताया था। 2005-6 का शासनादेश, ऐसा नहीं है कि घोषणा, शासनादेश है, जिसके कि 5 किलोमीटर रोड तो जब मतलब कब पूरी हो गई थी, 2016 से पहले, और उसके बाद वो आगे कर ही नहीं रहे थे। फिर विभाग में हमारा एक संगठन बना, फिर विभाग में लोगों से, गांव वालों से बात करी, कह रहे पैसा नहीं है हमारे पास, इतना पैसा नहीं है। हमने कहा जितना है उतना तो लगाओ, तब जाके वो 2 किलोमीटर और खिसकाई उन्होंने, विभाग ने। और फिर जब कितनी बार, चाहे विधायक जी हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, चाहे विधायक जी हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हमने कितनी बार, चाहे विधायक हो, मिनिस्टर हो, और मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री तक हम जा चुके हैं। उसके बाद हमने रास्ता भी बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब कोई हमें रिस्पॉन्स उस तरीके का नहीं मिला, तो हम लोगों ने पहले अल्मोड़ा से काट के 13 दिन में अपने गांव में रोड लेके आए थे, और उसके बाद फिर हमने उस रोड को बेसिकली अपनी ओर से कनेक्ट किया, गांव वालों ने मिलके, क्षेत्र वाले लोगों ने मिलके। और अगर आज आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे सर, तो वहां पे आपको मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ये पॉली हाउस, और मतलब ये सब चीजें हम लोग अपनी ओर से कर रहे हैं। हमारे ही गांव में एकमात्र फर्स्ट एड का ऑप्शन है, जिसको कि मेरे ताऊ जी आर्मी से रिटायर्ड और कई सालों से, 25-30 सालों से मतलब अपनी सेवा देते हैं, और गांव के क्षेत्र में भी। और मैं केवल ये नैनीडांडा ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, अल्मोड़ा का सल्ट भी आप ले लीजिए, चाहे झिमार तक ले लीजिए, वहां तक के लोग फर्स्ट एड लेने ताऊ जी के पास आते हैं। तो क्या उस गांव को रोड से नहीं जुड़ना चाहिए था? मेरे गांव में दो स्वतंत्रता सेनानी, 10वीं तक का स्कूल, लेकिन उस गांव को रोड से जोड़ने के लिए एक तरीके से मना ही कर दिया गया। और फिर आज हम केवल इस प्रयास में लगे हैं कि आप ये कनेक्ट करवा दीजिए, पर बात रोड की और उसकी नहीं है। मेरे गांव में टीचर की अगर हम बात करें, तो 10वीं तक का हमारा हाई स्कूल है गांव में, लेकिन वहां पे 5 टीचर नहीं है। अब आप मान लीजिए कि 5 टीचरों की संख्या क्या 10 क्लास को पढ़ा सकती है? प्राइमरी में 2 टीचर हैं, जबकि बच्चों की संख्या 25-30 से ऊपर है। अब 2 टीचर 5 क्लास को कैसे पढ़ा लेंगे, ये समझ के बाहर है। ऐसे ही 6ठी से 10वीं तक का 5 क्लास ये भी हो गए, तो 5 क्लास में कितने टीचर चाहिए कम से कम? तो किस प्रकार की वहां पे स्कूल, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमने आवाज नहीं उठाई, हम शिक्षा मंत्री तक इस बात को लेके गए हैं। अब वहां पे अगर कोई आता है, किसका अपॉइंटमेंट होता है, तो वो वापस चले जाता है, बोलता है कि यहां मुझे रहना ही नहीं है। अब ये दुर्भाग्य है अभी जी,
जी, ये अब तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सर इतनी समस्याएं होने के, और मुझे लगता था कि शायद मेरा क्योंकि गांव बिल्कुल बॉर्डर का पड़ जाता है, शायद हम लोग इसलिए अनदेखे हैं। लेकिन जब मैं रिखणी खाल गया, नैनीटांडा ब्लॉक गया, तो मुझे लगा नहीं, ये केवल और केवल एक मानसिकता है और मंशा है, और उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, केवल और केवल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। अगर गांव वालों की बिल्कुल बात जी। कर ले कि क्या है कि चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है या फिर कोई विभाग है या फिर हमारे विधायक साहब हो या फिर सरकार में कोई भी हो, उनको तो एक बहाना मिल जाता है कि गांव वालों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विभाग में रिटर्न में जाएं कि किसने ऑब्जेक्शन कर रखा है, उनके पास कोई रिटर्न में कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुंह बोली बातों पे अगर आप इस तरीके का बताने लग गए कि यहाँ पे समस्या चल रही है और हम आगे काम नहीं कर सकते, तो वो केवल और केवल एक तरीके से लोगों को भड़काने का, और इन लोगों की वजह से सर कई गांवों में मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जो भाईचारा था वो भी खत्म हुआ है। इन लोगों की वजह से, इन लोगों की राजनीति की वजह से जो गांव का माहौल था, क्षेत्र का माहौल था, उसको भी खराब करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। अपनी अपनी सुविधा के लिए। वही मैं कहता हूं कि बांटो और राज करो वाली बात होती है कि ये फलाना है और ये फलानी पार्टी का बंदा है, ये ढिमकानी पार्टी का बंदा है, और सबको पता है कि बंदा किसी का। जब जब नेता उस पार्टी के नहीं हो रहे, तो आप उन लोगों से जो वोटर है उनको कैसे मान ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात। तो सर अभी हम लोगों को तो खैर क्षेत्र में उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है कि कोई ना कोई इस तरीके से लीड करे, क्षेत्र को लीड करे, और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं बेसिकली उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करें। बाकी तो हम ये मानते हैं। अब ये सवाल भी था, जैसे विधायक जी ने कहा कि इतने टाइम से 21 सालों में कह रहे कि शिक्षा के स्तर पे काम नहीं किया, लेकिन चटाई मुक्त विद्यालय उन्होंने दिए हैं। तो मतलब उत्तराखंड सरकार के पास शिक्षा में इतना बजट नहीं है कि बच्चों के लिए चटाई या फिर चेयर दे सके, वहां पे फर्नीचर दे सके, जिसके लिए विधायक जी को अपनी विधायक निधि खर्च करनी पड़ रही है। नहीं, फर्नीचर भी दिया, मुझे पता है कि फर्नीचर भी दिया, तो उन्होंने कि मेरठ के सप्लायर को दिया। मेरठ का जो फर्नीचर का व्यापारी है वो आता है, प्रिंसिपल को देता है कि देखो आपके विद्यालय के लिए आदेश हुआ है। मतलब उत्तराखंड में उनको कोई फर्नीचर का सप्लायर नहीं मिला। इनकी तमाम बाहर के माफियाओं से सांठ-गांठ है। और जहां तक शिक्षा की बात करें, आपको मैं पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जब उत्तरा पंत जो आपने सुना होगा, ये बड़ा वो हुआ था, ये वायरल हुआ था जब उन्होंने उत्तरा पंत एक अध्यापिका थी, उनको कह दिया था कि आप सस्पेंड कर दो। उसका सस्पेंड करने के बाद धमकी दी थी, और उसने ये जवाब दिया कि मुख्यमंत्री की पत्नी खुद देहरादून में 20 साल से एक विद्यालय में पढ़ी है। इसी तरह से जितने भी विधायक, अधिकांश विधायकों की पत्नियां जो है वो टीचर है, उनका सबका ट्रांसफर देहरादून करा दिया। और उत्तराखंड में यहाँ पे एक, जहाँ के एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर दे रहे, वहां देहरादून के स्कूलों में, और यहाँ जो है 3-3 4-4 सब्जेक्ट के एक 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 पढ़ा रहा है। तो हम तो राज्य बनाने के बाद हम तो चले गए, हमारे तो अपने राज्य में बेगाने हो गए, हमारे सुध लेने वाला कोई नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गुलाम बने। आज तमाम लोग बंदरबांट चल रही है। अब उत्तराखंड में आज 2 रैलियां हो चुके हैं। कोरोना काल में 100 गाड़ियों को कोई प्रशासन देखने वाला है, और हमारे लिए चुनाव आचार संहिता वो आकर के खुलेआम बंदरबांट कर रहे हैं शराब। और आज मैंने देखा तमाम लोग शराब पी करके कांग्रेस का पट्टा गाली में लग रहा। हम जब हम जा रहे थे तो हमारे पीछे नारे लगा रहे थे दारू पी करके। ये बंदरबांट कोरोना काल में धारा 144 लगी हुई है, और ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शराब और पैसा बहा करके लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। तो अगर हम आज भी, तो ईमानदार और सच्चा नेता मिलेगा कहां से जब आप चोरों के और भ्रष्टाचारियों के बातों में आएंगे। तो ये आपके माध्यम से मेरी बात अगर कोई लोग सुन रहे होंगे तो जरूर अब की बार जिसको भी आप चुनेंगे उसकी योग्यता। सर इस समय हमारे पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप ये मान लीजिए कि 100 से ऊपर चले जा रहे हैं, और जो जो लोग सुन रहे हैं बेसिकली वो इस बात को भी मान रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को लेके हमें ये पार्टीवाद को छोड़ना पड़ेगा और किसी अच्छे नेता को चुनना पड़ेगा, अच्छे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। एक भाई का सर सवाल भी था यहाँ पे कि क्या हमें इस बार नोटा का प्रयोग या फिर जो बेसिकली चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चुनाव का बहिष्कार करने की गलती हम कर चुके हैं। और ये गलती क्यों कह रहा हूं मैं, ये गलती इसलिए रही है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय ये रोड के संदर्भ में ही सर, और कुछ नहीं,
रोड के संदर्भ में हमने चुनाव का बहिष्कार, हमारे गांव ने कोई भी वोट नहीं दिया, लेकिन और हमें लगा था कि अगर एक गांव का वोट नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं से इसका संज्ञान जरूर लिया जाएगा, और चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया था कि कहीं ना कहीं से संज्ञान लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई साहब आपने वोट क्यों नहीं दिया। लेकिन हम लोगों की विडंबना ऐसी है कि इसके लिए चाहे चुनाव आयोग है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, शायद हम लोग एक तो पहले ये कहें कि विकास की दौड़ से बाहर, एक तो हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग इग्नोर वैसे किए जाते हैं, और हम उत्तराखंडियों को पता नहीं क्या समझ लिया है, क्या पता नहीं क्या समझ लिया, उसका भी मैं बात बताऊंगा कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर इस रोड के लिए मैं ये चीज भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों को अगर ये जानकारी नहीं होगी, इस रोड के लिए सर हम कोर्ट तक गए, माननीय कोर्ट तक, न्यायालय तक भी हम गए हैं, नैनीताल तक, लेकिन वहां से भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो अब अगर जनता जाए तो कहां जाए और क्या करे? नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है हम लोगों के पास? हम कोर्ट चले गए, हम मंत्रियों के पास चले गए, हमने अपना प्रयास कर लिया, अब नेक्स्ट कदम क्या है? तो नेक्स्ट कदम ये तो एक्चुअली आपका विधायक ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली विधायक को ये केवल पैसा कमाने के लिए और रौब झाड़ने के लिए विधायक तो वास्तव में सेव होता है। और जितनी भी समस्याएं हैं विधायक को खुद वॉलंटियर करके सारी फाइलें विधायक को खुद लेके जाना चाहिए। प्रशासन में कहाँ अटकी पड़ी है, किसको क्या दिल्ली जाना, ये सारे विधायक का काम होता है। विधायक का काम केवल यहाँ पे बंदर बांट करना नहीं होता, अपने मठाधीश बना के अपने ठेकेदार बना लिया और उनसे पैसा ले लिया और भ्रष्टाचार फैलाते। विधायक का काम होता है जनता की समस्याओं का समाधान करना, और जो आदमी भ्रष्टाचारी है उसको सबक सिखाना, ये विधायक का काम होता है। जनता की सेवा के लिए विधायक होता है, न कि राज करने के लिए। और कम से कम मेरी तो यही भावना है, हमने तो यही सोच करके अपने नौकरी से त्याग पत्र दिया था कि हम अलग दिखेंगे। अगर हमको जनता ने कभी मौका दिया तो हम 70 विधायकों में अलग दिखाई देंगे कि लोग कहेंगे हाँ विधायक हो तो ऐसा। लेकिन अवसर नहीं मिला। अब 21 साल बाद एक बार हम फिर प्रयास कर रहे हैं, अगर मौका मिला तो हम निश्चित रूप से एहसास कराएंगे। आपके लिए ही बेसिकली यूकेटी के लिए एक साथी हैं दीपक रावत जी, जो सवाल उठा रहे हैं कि यूकेटी हर बार चुनाव के दौरान ही सक्रिय क्यों होती है। देखिए ऐसा है, यूकेटी मैं बिल्कुल यूकेटी 21 साल से सक्रिय है, ये बिल्कुल बात मैं इसको न करता हूँ। लेकिन यूकेटी की जो प्रचार माध्यम नहीं है यूकेटी के पास, क्योंकि क्या होता है या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया हाईलाइट करता है। अब बाकी हम लोग सीमित मात्रा में है, हमारे साथ धन बल नहीं है। लोग आजकल लोगों ने राजनीति को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि या तो दारू पिलाओ या पैसे दो उनको, हमारे पास वो संसाधन नहीं है। दूसरी बात में झूठ बोलने का, फरेब करने का हमारे संस्कार नहीं है। और जहां तक आंदोलन की बात है, हम लगातार आंदोलन 21 साल से, मैं 21 साल से लगातार हूँ। मैं तो लगातार क्षेत्र में, लोग हमको पहचानते नहीं तो इसमें हमारा दोष नहीं है, हम लगातार सक्रिय है। जहां तक चुनाव की बात है, हम तो 6 महीने से घूम रहे हैं। और 2 साल से, अगर कोरोना काल में, मतलब 2 साल पहले से चुनाव शुरू कर दिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस के तो अब आ रहे हैं और वो भी रुपए लेके आ रहे हैं। हम तो गांव-गांव तक चले गए, हर जगह लोगों को समझाया, हर समस्याओं से वाकिफ है। लेकिन आज देखिए आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, जो कल तक भाजपा में थे वो आज कांग्रेस में चले गए और बहू के नाम लिख लिए टिकट मांग रहे हैं। नौकरी, इस्तीफा क्यों दिया कि मेरी बहू को टिकट दो? इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि मैं अपना वन विभाग के काम ईमानदारी से काम नहीं कर पाया, मैं अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया, मैं कंडी रोड नहीं बना पाया, मैं ये इस बात पे इस्तीफा देते तो स्वीकार होते। लेकिन सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि मेरे बहू को टिकट नहीं मिल पाया, और आज सिर्फ पैसे के दम पे फिर यहाँ लैंडस्टोन के बॉर्डरों को भरमाने चले आए हैं। तो जनता को समझना चाहिए। और निश्चित रूप से हम साल भर की बाद जब हारने के बाद, तो निश्चित हम बार-बार हारते हैं, तो हारने के बाद 5-6 महीने अफसोस तो जरूर होगा कि यार हमने इतनी सेवा करी, इतना त्याग किया, उसके बाद जनता ने हमको नकार दिया। तो कुछ दिन तो हमको भी लगेगा जो है नॉर्मल होने में। लेकिन उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के हम हमेशा सक्रिय रहते हैं। ये अलग बात है कि क्योंकि सक्रिय कहाँ होते हैं, जहाँ सरकार होती है। देहरादून में अगर ये राजधानी गैरसैंण होती तो हम गैरसैंण में सक्रिय होते। व्यवस्था है हमारी, क्योंकि हमारी दुर्भाग्य वो है कि हमारा राजधानी देहरादून में बना दी गई है और हमें संघर्ष वहीं करना है। और वहाँ के जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमको इग्नोर करती है, क्योंकि उनको बड़े-बड़े विज्ञापन चाहिए जो हमारे सीमा में नहीं है।
ये पीड़ा है। और मैं दीपक रावत से जो है निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लगातार हम फील्ड क्षेत्र में न भी देख लें कि क्षेत्र के जैसे अजय बदुला है, अजय बदुला हमको कभी कहीं नहीं मिले, लेकिन उनकी पीड़ा हमारे संज्ञान में, हम समझ रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड के हर क्षेत्र की जो भी समस्या है वो हमारे संज्ञान में है और उनके समाधान के लिए हम लगातार संघर्षरत रहते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने जो बात करी कि पीड़ा पीड़ा वही फील कर पाता है। सर अब एक्चुअली मैं आपकी ओर से जानना चाहूंगा यूकेडी का, बेसिकली आप अगर भ्रष्टाचार है हमारे विधानसभा में, किस प्रकार से आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, जैसा मैं सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि जितने भी विधायक निधि के काम यहाँ पे होते हैं, उसमें सबसे पहले 20% ले लिया जाता है। ब्लॉक के जितने भी काम होते हैं 28% ले दिया प्रधानों को। पंचायत मंत्री पहले ही पैसा ले लेता है, तब जाके लोग, तो ये चीजें अगर हम बने, ये चीजें नहीं होंगी। और कार्यक्रम मैं अपना मैंने परिचय पहले दे दिया कि मैं पेशे से इंजीनियर था, कार्यों की गुणवत्ता मुझे जांचनी भी आती है, समझनी भी आती है। तो कार्य के निर्माण के दौरान भी हम लगातार सक्रिय रहेंगे, निगरानी रहेंगे। और हमारा चेतावनी कि सरकारी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उनके खिलाफ हम बहुत सख्त रुख अपनाएंगे। और जनता की जो भी सुविधा है, जो अब किसी की विधायक विधवा पेंशन नहीं मिल रही, किसी का कार्ड नहीं बन रहा है, तो उसके लिए थोड़ी हम खुद विधायक उनकी फाइलों को खुद देखेगा, वाच करेगा। हर विधायक में कैंप लगा करके, विशेष शिविर लगा के जितनी समस्या है उनका समाधान यही की होगा। और जो हमारे स्तर का नहीं होगा उसको हम खुद जा करके हमारे क्षेत्र के किसी भी मतदाता को या किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कामों के लिए दिल्ली या देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। ये विधायक की जिम्मेदारी होती है कि जो जो आम पब्लिक की समस्या है वो खुद लेकर के जाए और उनको समाधान करके आए। तो जनता को बताए कि मैं ये समस्या लेके गया था और उसका समाधान करके ये हो सकता है। और जो नहीं हो पाया वो भी साहब भाई ये मैंने प्रयास किया था लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन किसी किस्म के भ्रष्टाचार और बंदरमाट में हम सम्मिलित नहीं होंगे। जी शुक्रिया सर। एक्चुअली बात बात भ्रष्टाचार तो आपने बताया कि इतना ज्यादा है ही, और ये मैं व्यक्तिगत यहाँ पे ये चीज भी कहना चाहता हूं कि जब हमने रोड बनाई थी तो इसमें मतलब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट किया था, और जगह जगह से कुछ नेता लोग भी आए थे। इवन रघुवीर बिष्ट जी भी हमारे यहाँ आए, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। हमारे साथ बेसिकली जो ब्लॉक प्रमुख थे उस समय रश्मि पटवाल, शायद रश्मि पटवाल या हाँ हाँ रश्मि जी, पटवाल तो ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख थे तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था ब्लॉक की वजह से, तो उन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की थी। ऐसे ही जिला 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 पंचायत सदस्य जो थे, हाँ जिला पंचायत सदस्य जो थे उन्होंने भी 1 लाख की घोषणा की। तो हमें सर, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और अगर किसी को कुछ बात करनी हो तो मेरे से कर लेना। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस चीज को। ब्लॉक से जो पैसा मिला वो 1 लाख की जगह 90,000 रुपए मिला। जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि इसमें टैक्स काटा जाता है, और अगर आप देख लीजिए कहीं पे भी पता कर लीजिए, इसमें कोई कमीशन नहीं है, जो उन्होंने बताया मेरे को। दूसरा, जब और कहा कि अगर जब तुम्हें जिला पंचायत से मिलेगा फिर देखना। और सर मेरे को जिला पंचायत से 1 लाख की जगह 70,000 मिला। तो जनता की नजर में 2 लाख रुपए बेसिकली काम को दिए हैं, लेकिन हमें मिला कितना? 1,60,000 रुपए। 70,000। अब 1,60,000 रुपए ना, और जिसमें कि 30% जिला पंचायत सदस्य की तरफ से, अब वो टैक्स है या फिर कमीशन है जो भी है, और ब्लॉक प्रमुख की तरफ से भी 10,000 रुपए काट के, अब वो टैक्स है या कमीशन है जो भी है उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये बताया गया, क्योंकि परसों भी विधायक जी से जब बात हुई थी, एक हमारे विधायक जी थे दूसरी विधानसभा से, तो उन्होंने बताया कि 12% जो बेसिकली फंड मिलता है उसपे 12% जीएसटी लगती है। ये बात उन्होंने बताई। अब कितना लगता है, क्या लगता है, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि जीएसटी लगती है, ये सही बात है। लेकिन भाई 1 लाख की जगह 70,000 तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत बात है। ये तो कहीं ना कहीं बीच में बंदरबाट हुई होगी। जी बिल्कुल ठीक। आप मैं ये बात कर रहा हूं कि उसकी जानकारी हमें नहीं है कि कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है, क्योंकि जीएसटी भी हर चीज में अलग अलग तरीके से लगता है।
कहीं पे 5 लग रहा है, हाँ कहीं पे 15 लग रहा है। सर्विस हम देते हैं, हमें पता है 18% जीएसटी देनी पड़ती है हाँ हमें। हाँ, तो हम सर्विस इस पे इंडस्ट्री से हैं 12% तो हमें लगती है, पता है ये कि मेरे को 18% जानकारी देना है। है। जी, जी जी। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। और गांव में भी अगर कोई एक काम आता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि भैया 20%, 40% कट के आपको ये मिलेगा। अब ये कट के क्यों मिलेगा? या तो आप काम मना कर दीजिए, लेकिन एक गांव के मना करने से कुछ नहीं होने वाला। एक गांव मना ये करेगा। हाँ रामदत्त जी, ये बिल्कुल रामदत्त जी बोल रहे हैं आरटीआई लगा के देखो। डेफिनेटली इसको लगाएंगे। थोड़ा सा क्या है कि बहुत सारे आरटीआई हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस चीज में आरटीआई लगाएं। इनमें भी आरटीआई लगाएंगे और देखेंगे, इसमें लोगों को भी जानकारी देने नहीं, का प्रयास करें। ये आरटीआई भी लगते हैं तो सबसे बड़ा आरटीआई का एक्चुअली सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ने नारे तो बहुत देर लेकिन लोकायुक्त नियुक्ति आज तक नहीं करी। जब तक लोकायुक्त नहीं होगा आरटीआई लगा के कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट लगाने। लोकायुक्त अगर लगे तो लोगों को सुविधा होगी अपने उसमें लोकायुक्त में जाने के लिए, ताकि उनको कम पैसे में बिना पैसे के उनकी सुनवाई हो सके। इसीलिए सरकार लोकायुक्त नहीं लाना चाहती है, ताकि उनके भ्रष्टाचार के जो है मुकदमे वो न खुल पाए, उनपे उनके मुकदमे न चले। तो लोकायुक्त की नियुक्ति बहुत जी जरूरी जी है भ्रष्टाचार को बिल्कुल रोकने के लिए। सर, मैं ये मानता हूं कि सिस्टम ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास सिस्टम नहीं है, कानून नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड कर रखे हैं कि आम आदमी तो वैसे ही परेशान हो जाता है। आम आदमी बोलता है यार 5 रुपए, मतलब वो प्रोसेस को ठीक, प्रोसेस के थ्रू काम करने में आपके 100 रुपए लग जाते हैं और कमीशन देने पे आपके 50 रुपए लगते हैं। तो आदमी ये सोचता है कि 50 रुपए बचा लो, 50 रुपए कमीशन ही दे दूं मैं। मतलब ये फैक्ट है। हाँ हाँ ये हाँ, बिल्कुल पहाड़ों है, की ये सही बात मजबूरी है। भी है कि हम लोग अगर सर देखिए, हमारा हमारा गांव कहां पड़ता है? हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको कर दिया लैंसडाउन। लैंसडाउन के लिए हमारे यहां से कोई रोड, कोई कोई डायरेक्ट बस या फिर कोई इस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आपने जाना है या तो आपने कूद कूद के जाना है, और उसके लिए भी आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है बसों की कि इस तरीके से जाए, या तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। आप गाड़ी बुक करके जाएंगे, 5-7 हजार रुपए आपके गाड़ी बुकिंग में लगेंगे। पता चला वहां पे विभाग में व्यक्ति ही नहीं है जिसको जिसको आप मिलने गए। तो अब आप बताएं कि एक काम करने के लिए आदमी कितने चक्कर काटेगा? ये बिल्कुल सही समझते बात है। कि और नहीं बता रहा? इस मामले में क्योंकि मैं इस विभाग में नौकरी करता था, यहाँ के अधिकारी जी मेरे परिचित है, मैंने उनको पर्सनली भी कहा था, लिखकर भी किया था, और उसके समझाया भी था कि बैजरो ये या इस डिवीजन के यहाँ के काम पहले बैजरो से देखे जाते हैं। बैजरो हमारे यहाँ से एवरेज 50 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, और लैंसडाउन 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आने जाने का समय अगर कर्मचारी को सुपरविजन के लिए जाना पड़ता होगा, तो जहां वो 2 घंटे में जाते हैं वहां उनको पूरा दिन या 2 दिन का समय लगता है। जो ठेकेदार जी यहाँ से बैजरों में सर जाते थे, सर ठेकेदार आपसे सर आपसे कुछ सवाल ये जनता भी कर रही है, लोग कर रहे हैं। जी जी। बेसिकली जयपाल रावत जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि भू कानून के ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, भू कानून को तो मैं क्या कहता हूँ, उत्तराखंड ग्राम दल का जो है ये न्यू इस पे पड़ी है, क्योंकि भू कानून इस राज्य में सबसे पहले, और हमारा पहला बिंदु यही है कि इस उत्तराखंड में 300 धारा 300 की तर्ज पे जो है एक विशेष अनुच्छेद लाया जाए। वो दुर्भाग्य है कि वो सेंटर के आते थे। उत्तराखंड सरकार को सख्त भू कानून लाना पड़ेगा, और भू कानून के साथ 2 चीजें और जुड़नी चाहिए: चकबंदी, भू कानून और मूल निवास। 3 चीजों का जब तक तालमेल होगा तब तक कोई चीज सफल नहीं हो सकती। अगर हमने चकबंदी लगा दी, भू कानून नहीं लगाया, तो हमारे सारे चक्के सब बिक जाएंगे। अगर हमने भू कानून लगा दिया और मूल निवास नहीं आया, क्योंकि मूल निवासियों की हम अगर जमीन केवल हम मूल निवासियों की बच सकते हैं, बाहर का आदमी यहाँ जो जमीन न ले, ये तीनों चीजों का बिल्कुल सर। तालमेल होना चाहिए। और सख्त भू कानून हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहां केवल पर्वतीय राज्य था, यहाँ तो मैदानी भी है। यहाँ तो बड़ी समीक्षा करके लगाना पड़ेगा कि मैदानी क्षेत्र की अलग भौगोलिक परिस्थितियां, पर्वतीय क्षेत्र की अलग भौगोलिक परिस्थितियां, इनको दे करके बड़ा अध्ययन करके सख्त भू कानून इस राज्य में होगा। और अगर भू कानून नहीं लगाएगा तो हमारी जो जमीन है, क्योंकि हमारा अंतिम आय का स्रोत जमीन है। अब हमारे कोरोना काल ने स्पष्ट कर दिया है। हम यहाँ आए,
हमारे पास रोजगार नहीं। अब आज तो हमारा जो परंपरागत अनाज है, मंडुआ और झंगोरा, आज उसकी कीमत देखिए 80 रुपए 90 किलो बिक रहा है। अगर हम उसका भी हम अगर पैदा करते हैं तो हमारे लोग उसी में अपने आजीविका, लेकिन हमारे खेत उस पे की बाहर के लोगों की नजर है। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से हमारे तमाम पट्टे, खसरा, खतौनी सरकार के पास जा चुकी है, और सरकार ने जिलाधिकारी को आदेश दे दिए कि वो अपने विवेक से 12.5 एकड़ जमीन लीज पे दे सकती है। तो हमारा जो जमीन है वो भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमको बहुत जल्दी बहुत सख्त भू कानून लाना पड़ेगा। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल का पहले से भी है, और अब तो बहुत गंभीर उसमें जैसे भी अगर हमारी इसमें सरकार में भागीदारी नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये जमीनें भी हमसे जाने वाली हैं। इसलिए मेरा मतदाताओं से भी अपील है कि इसको मामले को बड़ा गंभीरता से लें। मूल निवास और भू कानून ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तराखंड सर क्रांति के एक हमारी यहीं प्रथम पे बिंदु में ये। सर हमारी एक जो मतलब अगर मैं ये कहूं कि मूल निवास तो पहले बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जी हमें ये लगता है कि वन फैमिली वन जॉब, खासकर हमारे पहाड़ी जी क्षेत्रों के लिए बिल्कुल बिल्कुल। वन फैमिली वन जी जी। जॉब का हमारा एक डिमांड थी। तो इसके ऊपर जी आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारे उसमें चार्टर में हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है कि हम जी जी हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। उसमें समय लगा क्योंकि देखो एक ही, क्योंकि वैकेंसीज होंगी, नई पॉलिसीज होंगी, नई रिक्तियां करनी पड़ेंगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो में है, और हम निश्चित रूप से हर परिवार को सरकारी नौकरी देने के संकल्प के साथ जो है इन चुनाव में गए हैं। तो सर क्या ये संभव है? बेसिकली ये संभव है, लेकिन ये एक साथ नहीं है, ये समय लगेगा, क्योंकि हर साल 10 से 15-20 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। नहीं, और लेकिन इसके सर लिए अब गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो अब मैं जो हम लोग कह रहे हैं कि ये इस तरीके की नहीं है, एक सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत ये चीज होनी चाहिए। और जो हमारे हमारे राज्य में बेसिकली एक मिनिमम जो हम मानते हैं कि एक फैमिली की मिनिमम इनकम, मिनिमम आय जो है, आय दर क्या है, उसके हिसाब से अगर उसके जो मिनिमम आय है उसके हिसाब से अगर फैमिली को नहीं मिल रहा है तो उसकी गारंटी सरकार ले कि कम से कम 8-10 हजार रुपए महीने का एक फैमिली को मिलना चाहिए। इसकी गारंटी के लिए बिल्कुल। सरकार नियुक्तियां करे, और जिसकी वजह इसके से सर अतिरिक्त एक तो सबसे पहले जो पलायन वाली समस्या है, आज आप देखिए कि चाहे बाहर लोग बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी नौकरियों में अगर जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, एक तरीके के परेशानी में भी रहते हैं, अपने पहाड़ों से भी दूर रहते हैं, हेल्थ की परेशानी, वेल्थ की परेशानी, और घर से दूर रहना तो एक अलग दूसरी परेशानी है ही। तो अगर अपने पहाड़ों में कुछ छोटे छोटे व्यवसाय, चाहे, और व्यवसायों का भी हमने एक प्रपोजल बना के दिया था कि किन चीजों पे हम काम कर सकते हैं। आज ये देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि बिस्लरी बाहर से हमारे उत्तराखंड में तो नहीं बन रही है, फैक्ट्री बिस्लरी की तो नहीं है, लेकिन आज वो पानी हमारे पहाड़ों में पहुंच गया। बिस्लरी आज हमारे पहाड़ों में पहुंच चुका है, लेकिन हमारे पहाड़ से पानी बाहर नहीं आ पाया। और जबकि पॉसिबिलिटी है, जबकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि जो कि देश की मेरे हिसाब से बहुत काफी जनता को केवल पानी प्रोवाइड करती है जी। लेकिन ये मैं काम बता रहा हूं, ये मैं सर रोजगार की स्कीम बता रहा हूं, मतलब रोजगार के छोटे छोटे स्तर पे काम किया जा सकता है। दूसरा सर, इसमें मूल निवासी इसलिए क्योंकि जो वन फैमिली वन जॉब है वो बेसिकली मूल निवासी के आधार पे ही मिले। बड़ी नौकरियों में प्रॉब्लम क्या है सर कि अगर आप पहाड़ों में जाएं और पूछें कि यहाँ पे सरकारी नौकरी सबको देनी चाहिए, तो वो बोलेंगे सबसे पहले तो वही लोग तो भागते हैं जिनके पास नौकरी है, वही लोग तो गांव छोड़ देते हैं। आज जो गांव में रह रहा है, गांव में कौन रह रहे हैं? जिन लोगों के पास नौकरियां, वो तो या तो उनके बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं या फिर तराई क्षेत्रों में जा चुके हैं। तो गांव में रहने वाला व्यक्ति तो वही है, या तो किसान है या तो फिर लेबर का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए इसके कारण विषय और भी है कि एक्चुअली बहुत सारे लोग, मैं स्वयं अपनी बात करूं, मैं अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता था जी, लेकिन नौकरी में, क्योंकि जैसे मैं जिस जॉब में था, मेरी पोस्टिंग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती, मुझे नौकरी करनी थी अपने होम जिले से बाहर ही करनी होती जी।
ऐसे ही, लेकिन अगर यहाँ पे संसाधन होते, सबसे पहले हमको मूल संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके इसके अब भाई ये बीमार होगा आदमी कहाँ जाएगा? पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? जब हम ये साधन जुटा देंगे तो मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग अपना गाँव छोड़ कर के नहीं जाएँगे, वो अपने परिवार को अपने गाँव में रखना पसंद करेंगे। मैदान में क्या मिला हमको? हमारी सोनाली ज़मीन यहाँ छोड़ कर के हम 50 गज में रह रहे हैं। बिल्कुल और सर। वहाँ इतनी महँगाई है, इतनी हम लोग बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे जितने ही लोग गए हैं, वो विवशता में गए, वो अलग बात है कि वो वहाँ जाके वो फिर वहीं रम गए। लेकिन अगर यहाँ पे संसाधन होते, तो मेरा मानना है कि पहले के लोग नहीं जाते, और आज भी अगर सरकार यहाँ पे जो मूलभूत जो आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था कर दे, तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो गाँव में रहना पसंद करेंगे। बाहर जाना वो तो विवशता होती है, जब घर से छोड़ के चले गए, फिर वहाँ रच-बस जाते हैं, फिर वहाँ से छूटने का मन नहीं करता। लेकिन इसके पीछे यही है कि यहाँ पर हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 2 चीज़ों का अभाव था, और सरकार को सबसे पहले ये सुविधा यहाँ पे मुहैया करानी चाहिए थी। 21 साल तक नहीं हो पाया। आने वाले जो भी सरकारें होगी इस विषय में ध्यान देगी, तो हमारा बहुत सारा पलायन हो सकता है, रिवर्स पलायन होना शुरू हो जाए। जी, बिल्कुल सर। हम लोगों और का भी सर बाकी यही ये प्रयास जी, बाकी यही मैं प्रयास ये रहा इतना है। जान रहा हूँ कि देखो, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं हर चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं किसी विधा में विशेषज्ञता रखता हूँ, उस विषय में मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर हमको, तो हम हमारे पे विशेषज्ञ है, उनकी राय से हम कोई बात करेंगे। हम तो आपकी अपनी बात किसी को थोप देंगे। विधायक ने कहते हैं कि विधायक सब चीज़ का ज्ञाता नहीं होता। अगर विधायक ईमानदार है, निष्ठावान है, तो निश्चित रूप से वो हर विधा में उसके विशेषज्ञ से, विभाग के अध्यक्षों से राय-मशवरा लेकर, अपने बीच के जो अनुभवी लोग हैं, उनकी राय से अपनी नीति बनाएगा, और उनको फिर सरकार से मंजूर करा करके विकास के कार्यों को अंजाम देगा। सर मेरा एक अंतिम सवाल आपसे इस तरीके से है, जैसे सर जी, मैंने अभी जब जितनी भी मतलब कोशिश करी, तो होता क्या है कि जी, जिस पार्टी की सरकार है, जी। मान लीजिए जैसे अभी आज के डेट पे 57 विधायक हैं बीजेपी के, हुँ, और बाकी अन्य कांग्रेस के और निर्दलीय हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो अन्य लोग हैं पार्टी के हुँ, नहीं हैं, जो विपक्ष में है हुँ, बेसिकली, उनका हुँ, कहना है कि हमारे उनके क्षेत्र के काम सरकार नहीं करती है, या उनके हुँ, लिए अप्रूवल नहीं देती है जल्दी से, या फिर काम नहीं होता उनका। क्या ये सही है सर? हुँ। बिल्कुल सही है। ये सही है? ये हमने पिछले कांग्रेस की सरकार में भी देखा, आज की सरकार में भी देखा। जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष, विधायक निधि, हमने बहुत सारे मुद्दे यहाँ से उठाए। मुख्यमंत्री जैसे कई गरीब हैं, इनकी सहायता के लिए यहाँ हमने कागज भेजे, वहां तक प्रयास किया, और उसके बाद क्योंकि यूकेटी के आदमी ने कहा, तो वो काम नहीं हुआ, रोक दिया गया वो। और वही काम बाद में स्वीकृत करते विधायक जी लिस्ट लेकर के आके, देखो जी हमने स्वीकृत करा दिया। तो ये तो परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, कि ये लाभ श्रेय लेने के लिए, जैसे कोई भी काम होगा, मुद्दा अन्य लोग उठाते हैं, और जब उसका समाधान हो जाता है, तो सरकारें श्रेय लेने के लिए अपना आगे आ जाते हैं कि हमने ये काम कर दिया, और जो मुद्दा उठाता है उसको, उसका कहीं जिक्र भी नहीं होता। तो ये बात सच्चाई है कि ये लोग जो है दूसरे के उठाए हुए मुद्दों को गौण समझ के, जानबूझ के उनको अटका देते हैं, ताकि श्रेय उनको मिले। सर ये अगर मैं ये कह रहा हूं कि यही अगर सीन रहा, मतलब एक तो लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें बहुत खतरनाक है, मैं ही मानता हूं। दूसरा, अगर इस तरीके का ही नजरिया रहा या इस तरीके से काम होता है, तो मान लीजिए कि आपको सल्ट विधानसभा, सॉरी, लैंसडाउन विधानसभा से प्रत्याशी, मतलब आपको जिताया है जनता ने, अपना बहुमत से आपको जिता दिया, तो आप लैंसडाउन विधानसभा की समस्याओं को अपने अपने स्तर पे किस प्रकार से दूर करेंगे, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें? देखिए, जिस आदमी के मन में निष्पक्षता होगी, ईमानदार होगा, उसको किसी काम करने में कोई ना तो कभी बाधा आएगी, मेरा मानना है। और उसके राजनीति से हट करके उसको विपक्षी दल भी सहयोग करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी बात को लेकर के मैं राजनीति में आया हूँ कि ईमानदारी से भी जनता की सेवा हो सकती है। पक्षपात विहीन, भ्रष्टाचार विहीन सेवा हम करेंगे, और निश्चित रूप से हम, अगर हमको मौका मिलेगा, तो विपक्षी भी हमको स्वीकार करें कि हाँ भाई, ये आदमी
सही काम कर रहा है और निश्चित रूप से विपक्षी को भी विश्वास में भी लेकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि द्वेष भाव से दुर्भावना रख करके पूर्वाग्रह करके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। सारे आम जन को, जनप्रतिनिधियों को, तमाम लोगों को विश्वास में लेकर के ऊंच नीच का, सही गलत का अच्छी तरह से निर्णय लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें रखी और बहुत समय भी हमने लिया। यहाँ पे बहुत सारे साथी अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सर आपका एक मतलब जनता को संदेश आपकी ओर से। देखिए मेरा जनता को सिर्फ यही संदेश है कि देखिए आज लोग कह रहे हैं कि फलाना ये जीतेगा, कोई कह रहे हैं वो जीतेगा, बस जीतेगा लेकिन हारेगा कौन? क्योंकि हमारा है क्या, अगर हम गलत हाथों में तो जनता हारेगी, यूकेडी हारे, कोई भी हारेगी, लेकिन जनता जो राजा की अवधारणा हारेगी, हमारे बच्चों का भविष्य हारेगा। और 21 सालों में हमने यही देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पाले बदले हैं, चेहरे वही हैं। इसलिए नया मौका दें और आने वाले बच्चों के भविष्य को ना हारें, अपना जो राज्य अवधारणा है उसको ना हारें, और जिस तरह से हम लोगों ने लड़ झड़ करके इस राज्य को लिया है, हासिल किया है, उसको बचाने का प्रयास करेंगे हम लोग मिलजुल के। क्योंकि अगर ये एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा 2027 में परिसीमन इससे पहले होने वाला है, और परिसीमन में अगर जनसंख्या के आधार पर होगा तो पर्वतीय क्षेत्र से कम 20 सीटें और घटने वाली है। तो ये अंतिम अवसर है। उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद को भी इसमें मिला लेगी, और अगर ऐसा हो गया तो हम अल्पसंख्यक क्या, हम अपने राज्य में बेगाने हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से आने वाले विधानसभा में अपना मतदान करें, ताकि उत्तराखंड की अवधारणा और एक घर कहावत की नंगे आदमी भी दिखा तिंग लग खत्याई, यह कहावत हम पर लागू नहीं हुआ। यह मेरी निवेदन कि अपने बच्चों के भविष्य को देख के आप अपना मतदान करें, जो आपको योग्य प्रत्याशी लगता है निश्चित रूप से उसको जिताएं और फिर उसका साथ भी दें। ये मेरी अपील है। और यूके की टीम को मैं बहुत समय से देखता हूं, जिस तरह से आप लोग मुद्दा उठाते हैं, जागरूक है, उसके लिए भी मैं आपको और आपकी टीम को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं भी माफी चाहता हूं कि हम उस तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हमारा प्रयास रहा सर, मैं सभी साथियों को फिर से कहना चाहता हूं कि मैंने जितने भी इस समय प्रत्याशी हैं लैंसडाउन विधानसभा के, चाहे बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, यूकेडी से हो, निर्दलीय, माफी चाहता हूं, निर्दलीय कोई मेरे को संपर्क में नहीं मिला। निर्दलीय भी हैं, जितनी मेरी जानकारी है कि 8 प्रत्याशी हैं शायद इस विधानसभा के। और लेकिन मैंने सबको संपर्क किया। विधायक जी हमारे साथ थोड़ी देर फोन पे जुड़े, लेकिन वो दोबारा फोन उनका भी नहीं लग पाया। लेकिन हमारे साथ केवल जुयाल जी जुड़े और बहुत टाइम उन्होंने दिया, जबकि काफी टाइम भी हो गया पहाड़ों पे, लेकिन लगातार बने रहे। और इतना भी नेटवर्क, भले आप वीडियो नहीं आया लेकिन ऑडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अच्छे से अपने बातें भी रखी और सवालों के जवाब भी दिए। हम लोग लगातार अपना प्रयास करते रहेंगे जितना भी संभव है, लेकिन फिर से कहूंगा वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि आपने ही चुनना है, किसी और ने नहीं। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।